दोस्तों एक लड़का मात्र 12 साल की उम्र से एक सेठ जी के यहाँ नौकरी किया करता है। उसे नौकरी करते हुए भी 15 साल बीत जाते हैं और इन 15 सालों में वो सेठ जी को आबाद होते हुए भी देखता है और बर्बाद होते हुए भी देखता है। दोस्तों उनकी अपनी उम्र उन्हें धोखा उनके अपने रिश्ते जो हैं उन्हें धोखा दे जाते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में वो और उनका परिवार भूखे मरने लगता है, लेकिन वो नौकर पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ उनके साथ लगा रहता है। वो उनका साथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। एक समय ऐसा भी आ जाता है जब उस नौकर को खुद कहीं नौकरी करके और उस परिवार का पेट भरना पड़ता है, क्योंकि उनके परिवार में एक नौजवान विधवा बहू होती है और उनकी पत्नी होती है। दोस्तों एक दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली की। एक सेठ जी अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे। डॉक्टरों ने उनके परिवार से कहा कि कुछ ही समय बाकी है, आप लोग जो भी बातें करना है कर लीजिए। अब दोस्तों वो आईसीयू में एडमिट थे, तो एक दो करके लोग जाने लगते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे की 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। 2 बड़े बेटे उनके साथ थे, तो वो लोग कमरे में जाते हैं। सेठ जी उन्हें जीवन की कुछ सीख देते हैं, कुछ ऊंच नीच समझाते हैं और उसके बाद वो लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी जाती है, जिसका नाम शारदा होता है। अब जैसे ही वो जाती है, तो वो उन्हें उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शारदा अब तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैंने तेरे साथ कोई गलती की हो जाने-अनजाने में, तो तू मुझे माफ कर देना। अब दोस्तों जो शारदा थी, उनकी छाती पर सर रखकर रोने लगती है। कहती है कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। सेठ जी कहते हैं कि अगर मैं ले चलता तो जरूर लेकर चलता, लेकिन अभी तेरा यहाँ पर बहुत काम है। तेरे सर पर जो है वो अभी एक बोझ है, एक विधवा बहू का बोझ है। उसे कौन समझाएगा, उसे कौन ढांढस बंधाएगा, कौन उसे देखभाल करेगा। तो अभी तेरा यहाँ पर काम है, तू यहीं पर है और मेरी चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद उनके बाद वो बहू आती है, जिसे देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। दोस्तों वो जवान विधवा जिसकी उम्र अभी 20-25 साल ही होती है, उसको जब देखते हैं तो देखते ही कहते हैं कि बेटा अभी तुम्हारे पूरी उम्र पड़ी है। तुम कहीं अपनी ज़िंदगी बसा लेना, अपनी सास की चिंता मत करना। उसका क्या है, उसके और भी बेटे-बहू हैं, वो किसी के पास भी रह लेगी। लेकिन बस यही है कि मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। उसके बाद दोस्तों वो उनका जो एक नौकर होता है जिनका नाम रवीश होता है, वो कहते हैं कि रवीश को बुला दो। अब रमेश कमरे में आता है, उसको देखते हैं और कहते हैं कि रमेश मेरे जाने के बाद पता नहीं ये लोग तेरी तनख्वाह दे भी पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। लेकिन तू इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है, काश मैंने तेरे लिए भी कुछ किया होता। रमेश कहता है कि सेठ जी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, 15 सालों से आप ही तो मेरा घर चला रहे हैं। वो कहते हैं कि अच्छा एक वादा कर सकता है तू? रमेश कहता है कि बोलिए बाबूजी। तो सेठ जी कहते हैं कि रमेश मेरे जाने के बाद मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरी अम्मा जी अकेली रह जाएँगी और मुझे विश्वास है कि बस वो साल भर 6 महीने में वो भी चली आएँगी। तो इसीलिए क्या जब तक वो रहेंगी, तू उनके साथ रह सकता है? तो वो कहता है कि ठीक है बाबूजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक वो रहेंगी मैं उनके साथ ही रहूँगा। और दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे क्योंकि अपने बेटों से ज़्यादा तुझ पर भरोसा है। अब दोस्तों रमेश उनसे वादा करता है कि जी बाबूजी मैं रहूँगा और उसके बाद दोस्तों वो कुछ ही देर में अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद वो कोमा में चले जाते हैं और उनके कोमा में जाने के बाद ही जो उनके 2 बेटे थे, दोस्तों वो वहीं से हंगामा शुरू कर देते हैं क्योंकि दोस्तों जो सेठ जी थे, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। अब जब वो दिल्ली गए थे 40 साल पहले, तो वहाँ पर भी उन्होंने एक मकान लिया था, 200 गज का मकान लिया था। उसे उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया था और उसके बाद उन्होंने सदर मार्केट में 2 दुकानें भी ले रखी थी, जो उन्होंने अपने दोनों बेटों के नाम कर दी थी और वो बेटे जो हैं, वहीं पर कपड़े की दुकान चलाते थे। उनकी छोटी-छोटी दुकानें थी लेकिन इनकम बहुत अच्छी थी और उसके बाद वो लोग अपने माता-पिता से अलग रहते थे। अब जब ये कोमा में चले गए तो ये दोनों बेटे जिद करने लगे कि जो मकान है, वो मेरे नाम कर दे। उसकी माँ कहती है कि अभी तेरा बाप जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है और अभी से ही तुम लोग मकान के लिए लड़ने लगे, इस तरह से परेशान होने लगे। अभी पता नहीं इनके साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना ही तुम्हें क्या बेचैनी होगी? तो उनके बेटे कहते हैं कि इंतज़ार क्या करना है? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन और उससे ज़्यादा ये नहीं चल पाएँगे। तो उसकी माँ ने कहा कि अरे जब भी होगा तो देखा जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद जो दोनों बेटे थे, वो अपनी बात कह के चले गए और इधर जो है रमेश और उसकी जो जवान विधवा बहू थी जिसका नाम रागिनी होता है, रागिनी और शारदा ये तीनों हॉस्पिटल में रह जाते हैं। डॉक्टरों के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों 1 दिन 2 दिन बीत जाता है, सेठ जी का कुछ नहीं होता है। ऐसे ही देखते-देखते 15 दिन बीत जाते हैं। अब सेठ जी उसी तरह हॉस्पिटल में पड़े रहे और हर दिन का खर्चा 10,000, 5,000, 7,000, 15,000 लगता रहा। अब जब
इतना पैसा लगने लगा तो उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो धीरे-धीरे खत्म होने लगी। सेठ जी ना जीने में थे और ना ही मरने में थे और इसी हालत में वो 2 महीने तक उसी हॉस्पिटल में रह जाते हैं। अब दोस्तों शारदा और रागिनी और रमेश जो है वो हॉस्पिटल का चक्कर काट-काट कर थक जाते हैं। लेकिन सेठ जी का कुछ नहीं होता है। अब उनके जो दोनों बेटे थे वो 2-4 दिन आए और वो यहाँ पर इस उम्मीद में आए कि अब इनकी जान जाएगी या कब जाएगी। लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया कि अब तो पैसे लग रहे हैं और जब पैसे की बात आई तो वो लोगों ने हाथ खड़ा कर दिए और उसके बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया। अब 2 महीने के बाद जो भी जमा पूंजी थी वो 4-6 लाख रुपए खत्म हो गई। उसके बाद शारदा ने अपने गहने बेच दिए। जो उनकी बहू थी विधवा रागिनी उसने भी अपने सारे गहने बेच दिए। सेठ जी के इलाज में सब कुछ लगा दिया गया। क्योंकि उनका इलाज तो होना नहीं था, बस वो जिंदा थे और उनकी सांसें चल रही थी और बस पैसे लग रहे थे। अब दोस्तों 2 महीने बीत गए, पैसे खत्म हो गए, तो शारदा ने जाकर अपने बेटों से कहा कि अब पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, कम से कम कुछ दिनों का तो खर्चा तुम लोग उठाओ। अब दोस्तों जो बेटे का जवाब होता है उसे शारदा हैरान हो जाती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने काम है, हम उन पर क्यों खर्चा करें, क्यों बेकार का पैसा लगाएं। अब दोस्तों जब उसके पास कोई सारा नहीं चारा नहीं सूझता तो वो आते हैं अपने बहू रमेश से चर्चा करते हैं और उसके बाद वो लोग डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इन्हें निकाल दो। डॉक्टर जो है उन्हें निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं और अगले ही दिन सेठ जी अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों जब उनकी सांसें निकल गई तो उनके जो दोनों बेटे थे और उनकी जो बहुएं थे और जो बच्चे थे वो अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ जाते हैं बस औपचारिकता के लिए और उसके बाद वो अंतिम संस्कार होता है और फिर वो लोग वापस अपने घर लौट जाते हैं और फिर 2 ही दिन बाद फिर वो मकान अपने नाम करने की जिद करने लगते हैं। शारदा जो थी वो डिप्रेशन में थी। ये तीनों ही लोग डिप्रेशन में थे, लेकिन वो सारे लोग बस यही चीज़ चाहते थे कि किसी तरीके से वो मकान जो है, वो उनके नाम पर हो जाए। अब दोस्तों जब वो ज़्यादा कहने लगे तो फिर शारदा ने कहा कि छोटी बहू कहाँ जाएगी? तो उन्होंने बोला कि इसका जहाँ मर्ज़ी वो वहाँ जाए। अब इसका भी घर में रहने का क्या मतलब है? रमेश भी अब क्यों घर में रह रहा है? उसका भी अलग ही खर्चा है। तुम जो है वो हमारे साथ चलो और इनको जहाँ जाना है वो इन्हें जाने दो। अब शारदा बोली कि बहू का क्या मर्ज़ी है? जब उसका मन करेगा वो चली जाएगी। अब तुम लोगों को इतनी जल्दी है, तो जो तीसरे बेटे का हिस्सा है, 1.5 करोड़ का जो ज़मीन है, उसमें 50 लाख रुपए तुम रागिनी के नाम करो, उसके बाद मैं मकान तुम्हारे नाम कर देती हूँ। इस पर वो भड़क गए, वो कहते हैं कि इसका कौन-सा हिस्सा और कैसा हिस्सा? ऐसे लोगों का ज़िम्मेदार तो उनके मायके वाले होते हैं। यही सब बातें वो कहने लगे। तो शारदा बोली कि क्यों तुम लोगों का हिस्सा बनता है, तो इसका क्यों नहीं बनेगा? और मैं ऐसा होने नहीं दूँगी कि तुम लोग चाहोगे कि तुम लोग का हिस्सा बने और हिस्सा ना बने। तुम लोग चाहे जो भी कह लो, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। शारदा बोली कि अब जो भी हो जब तक मैं रहूँगी तब तक जो है ये रमेश भी मेरे साथ रहेगा और बहू को जाना होगा तो चली जाएगी या अगर रहना होगा तो रहेगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें नहीं दूँगी। मेरे मरने के बाद वो तुम लोग का वैसे भी हो जाएगा। ये तो तुम लोगों को अच्छे से ही पता है। अब वो लोग दोस्तों फिर भी उसके बावजूद आते और उसे धमकाते रहते, शारदा को उल्टा-सीधा बोलते रहते। लेकिन वो थी कि वो उनके नाम करने को तैयार ही नहीं थी। अब दोस्तों शहर में अगर पैसे ना हो तो आदमी किसी काम का नहीं है। उनके घर में भले ही उनका 200 गज का मकान था, लेकिन एक भी पैसे उनके पास नहीं थे, खाने तक के पैसे नहीं थे। अब रमेश को उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन जो शारदा थी, उन्होंने रमेश से कहा कि रमेश तुम जो है क्यों अब हमारे पीछे परेशान हो रहे हो? तुम जो है कहीं चले जाओ, कहीं कुछ काम ढूँढो या फिर अपने घर चले जाओ। रमेश ने बोला कि लेकिन बाबूजी ने मुझे कहा है कि जब तक आप रहेंगी, मैं आपके साथ ही रहूँ। तो उन्होंने कहा कि उनके कहने का क्या, वो तो चले गए कहकर, हम तो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हमने अपने औलादों के लिए सब कुछ बनाया। वही जब मेरे नहीं हुए तो तुम मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों सह रहे हो? तुम्हारे भी माँ-बाप हैं, उनके भी खर्चे हैं। हम तुम्हें पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रमेश जो है, वो ये जानता था कि अगर मैं ये चला गया तो ये लोग कैसे रहेंगे, ये लोग क्या खाएँगे? क्योंकि अब जो भी वो काम करके ले आता था तो उसी से वो लोग खा पी रहे थे। कुछ दिन में वो एक बैटरी की रिक्शा ले लेता है किराए पर और वही वो चलाने लगता है इधर-उधर और फिर जो है वो उसी से उनका खर्चा चलाने लगा है। सुबह जो है रागिनी खाना बना देती, उसे पैक कर देती और उसे दे देती। वो जाता दिन भर चलाता और शाम को फिर आता था। इस तरीके से ही इनका खर्चा चल रहा था। अब दोस्तों एक दिन और शारदा ने उससे कहा कि रमेश तुम चले जाओ अपने घर, क्यों हमारे पीछे परेशानी उठा रहे हो? तो उसने जो है रागिनी से कहा कि भाभी जी बताइए, अम्मा जी ऐसी कह रही हैं। अगर मैं चला जाऊँ तो आप लोगों का क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा, जो भगवान ने लिखा होगा वही होगा। तुम्हारी भी तो अपनी ज़िंदगी है। माँ जी तो सही ही कह रही है। और तुम अम्मा जी की चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ, मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। फिर उसने बोला कि फिर आप क्या करोगी? आप कहाँ जाओगी? आप ही कहीं चले जाओ, मैं इनके साथ रहूँगा। मैंने तो वादा कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपने वादा कर रखा है बाबूजी से, वैसे मुझे भी शेखर ने जाते-जाते कहा था। दोस्तों शेखर उसके पति का नाम होता है। जिसकी मौत हो चुकी होती है। तो उसने कहा कि शेखर ने भी मुझे जाते-जाते कहा था
अंतिम शब्द उसके यही थे कि मेरे माँ-बाप का ख़्याल रखना। तो बाबूजी तो चले गए, जब तक मम्मी हैं, मैं उनके साथ ही रहूँगी। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो इतनी? अब तुम्हारी भी अपनी ज़िंदगी है। अब रमेश जो है दोस्तों उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था, वो करे तो क्या करे? लेकिन फ़िलहाल जैसे भी चल रहा था वैसे वो चलाने लगता है, वैसे ही उसे कमा खिला रहा था उन लोगों को। और एक दिन जो है उनके दोनों बेटे और उनकी जो दोनों पत्नियाँ थी वो भी आ गई। और उसके बाद रमेश और रागिनी को लेकर वो लोग उल्टा-सीधा कहने लगते हैं। वो शारदा से कहने लगते हैं कि तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये दोनों तेरे पीछे क्या गुल खिला रहे हैं, इसी घर में मौज कर रहे हैं, कितना पाप कर रहे हैं। तेरी सेवा के बहाने ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं तुझे क्या पता? सारे रिश्तेदार हमसे कह रहे हैं हम हमारी बदनामी हो रही। तभी जो शारदा है, उसने कहा कि जब तुमने अपने बाप को लवारिस हॉस्पिटल में छोड़ दिया, एक भी पैसे नहीं दिए, तो क्या तब तुम लोगों की बदनामी नहीं हुई? अब दोस्तों वो भी बहस करने लगी। अब इधर जो रागिनी है, वो अंदर जाकर कमरे में रोने लगती है। और जब रमेश अपने बारे में ये बातें सुनता है तो सन्न रह जाता है। वो आकर बाहर कहने लगता है कि भैया आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आखिर में जब 15 साल से आप लोग मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ। तब दोस्तों वो लोग उसे 3-4 झापड़ जड़ देते हैं और कहते हैं कि हम खूब जान रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। तेरा कोई मतलब नहीं है तो तू यहाँ पर क्यों रहता है? और हमें तू बेवकूफ़ समझता है? अगर अब दोस्तों वो लोग ये चाहते ही थे कि अगर ये छोड़कर चला जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। जब तक ये है इन लोगों का सहारा दे रहा है, इन लोगों को सहारा दे रहा है, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए वो लोग उसे भगाना चाहते थे, इसीलिए उसे उल्टा-सीधा कह रहे थे। अब उसके बाद दोस्तों ये बातें कहकर वो लोग चले जाते हैं और इधर जो रमेश है, वो जो काम पर ही जा ही रहा था, वो अपना मुँह लटकाकर बैठ जाता है। तभी शारदा आती है, रमेश को समझाती है, उसे काम पर भेजती है और फिर उसके बाद जाती है रागिनी के पास। कहती है कि बेटा रमेश को मैं 15 सालों से जानती हूँ। मेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार के गाँव का एक लड़का था और उसके घर में कुछ खाने-पीने का नहीं था और उसके माता-पिता ने कहा कि मेरे बेटे को ले जाओ, चाय-पानी आप लोगों को देगा पिलाएगा और बदले में कम से कम उसका पेट तो भरेगा। तो हम लोग इसे यहाँ ले आए। इसे भेजने की भी कोशिश की लेकिन ये गया नहीं। फिलहाल शेखर के साथ कुछ पढ़ लिख कर ये थोड़े बहुत किताब पढ़ लेता है, थोड़ा-सा होशियार है। दिल्ली में रहकर ये थोड़ा और होशियार हो गया है। लेकिन अपनी सैलरी के अलावा इसने कभी एक पैसे भी नहीं लिए। पूरी ईमानदारी से ये काम करता है। और मेरे साथ तुम लोगों के साथ हम लोगों के साथ हमेशा सुख-दुख में लगा रहा। अगर मैं सच कहूँ तो रमेश बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरे जो बेटे हैं उनसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तो अगर वो लोग कह ही रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं इसी को अपना लेती हो, इसी के साथ अपना जीवन बिता लेती हो? अब दोस्तों जब रागिनी ये बात सुनती है तो कहती है कि मम्मी आपको भी लगता है शायद आपको भी लग रहा है कि मुझे आप गलत समझ रही हैं। तो वो कहती है कि नहीं, नहीं मैं तुम लोगों को गलत नहीं समझ रही हूँ, बल्कि इन लोगों ने कहा तब मुझे मेरे मन में ख़्याल आया। तो उन लोगों ने कहा रागिनी ने कहा कि मम्मी मैं समझ रही हूँ कि ठीक बात है, लेकिन क्यों आप मेरी वज़ह से किसी लड़के को फँसा रही हो? वैसे भी इसने अपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हम इसे इस चीज़ के लिए भी तो मजबूर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन है कि नहीं है? तो रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी इस बारे में सोचने का वक़्त नहीं है। दोस्तों उसके बाद उस बात को वो टाल देती है। अब दोस्तों इसी तरीके से फिर चलता रहा। वो हर हफ्ते चले आते थे, उसे उल्टा-सीधा कहते थे। उनके रिश्तों को लेकर उन लोगों को वो बदनामी करते थे। अब दोस्तों उनकी धमकियों से वो तंग आ गई। एक दिन उन्होंने रागिनी से कहा कि बेटा चलो मैं तुम्हारे ही नाम मकान कर देती हूँ। रागिनी ने कहा कि मम्मी अभी आपने मुझे दिया ही नहीं है और ये लोग मुझे देने नहीं दे रहे। जो कि अगर मैं ले लूँगी तो ये लोग आपके साथ क्या करेंगे? वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है और आप लोग नहीं रहोगे तो फिर मेरा क्या होगा? और मैंने सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये मकान तुम्हारे नाम ही कर देती हूँ। दोस्तों वो ज़बरदस्ती उन्होंने मकान जो है वो रागिनी के नाम कर दिए। अब जब मकान उसके नाम कर दिया तो दोस्तों ये बात उनके बेटे को पता चल गया। वो लोग आए और खूब उल्टा-सीधा कहने लगे। अब वो कुछ कर सकते नहीं थे। उनकी माँ ने उन्हें डाँट कर भगा दिया। उन लोगों ने कहा कि आज से हमारा और तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो खत्म होता है। तो उसकी माँ ने कहा कि वैसे भी कौन-सा तुम लोग रिश्ता निभा रहे हो? जाओ तुम लोग जहाँ सुखी रहो वहीं रहो। भगवान तुम्हें वहीं सुखी रखे। जाओ यहाँ से। अब दोस्तों उसके बाद वो अपनी बहू के साथ रहने लगती है और रमेश भी उन्हीं के साथ रहने लगता है। लेकिन दोस्तों अब वो धीरे-धीरे डिप्रेशन में आ जाती है और 2-3 महीने बाद वो भी इस दुनिया से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद ज़ाहिर-सी बात है उनके बेटे-बहू तो अब आते नहीं हैं। जो भी करना था वो अब रागिनी और रमेश को ही करना था और उसके बाद जो है जब सब कुछ हो जाता है तो दोनों अब उस घर में अकेले रहने लगते हैं। सुबह-शाम रागिनी खाना बनाती, रमेश जो है वो अपना रिक्शा चलाता और फिर कमा कर लाता और फिर अपने-अपने कमरे में दोनों सो जाया करते थे। अब दोस्तों दिवाली का समय आ गया था क्योंकि हर साल वो दिवाली पर घर जाता था। बस वो साल में एक ही बार अपने घर जाया करता था। तो उसने रागिनी से कहा कि भाभी जी इस बार दिवाली आ गई है और मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। तो रागिनी ने उससे कहा है कि तुम चले जाओगे तो फिर मुझे अकेले यहाँ डर लगेगा, मैं यहाँ इस घर में कैसे रहूँगी?
तो उसने कहा कि सारा कमरा बंद कर दीजिएगा और जो पूजा वाला घर है उसी में आप सो जाया कीजिएगा। आपको भगवान देखेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों वो कहने लगी कि अगर नहीं जाते तो फिर क्या होगा? मैं कैसे रहूँगी अकेले, तुम क्यों नहीं समझ रहे? तो वो कहता है कि इसी घर में वो रोने लगता है, कहने लगता है कि इसी घर में बाबूजी थे, अम्मा थे, भैया लोग थे। कितना अच्छा ये घर लगता था। अब यही घर जैसे मानो काटने को दौड़ता है, मेरा इस घर में दम घुटता है। मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो रागिनी ने कहा कि क्या तुमसे अम्मा ने कोई बात करी थी? तो उसने कहा कि हाँ, एक बार बात करी थी, ऐसे ही फालतू सी बात की थी उन्होंने। उन्होंने कहा था उसने पूछा कि क्या बोला था? तो रमेश ने कहा कि वो हमारा और तुम्हारा रिश्ता जोड़ने की बात कह रही थी। कह रही थी कि मैं अनपढ़ गँवार तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लूँ। बताओ भला ये कोई बात होती है? मैं जो है वो कहाँ और आप लोग मालिक हो, मैं नौकर हूँ। भला हम आपकी और मेरी जोड़ी कैसे जम सकती है? हम लोग कैसे एक रिश्ते में आ सकते हैं? अम्मा जी ने मुझसे ये बात कही थी लेकिन मैंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि आप में और हम में कितना बड़ा फ़र्क है। इस तरह से मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आप खुद ही सोचो ना कि आप लोग क्या हो और मैं क्या हूँ? कहाँ मैं एक अनपढ़ गँवार और आप पढ़ी-लिखी इतनी सुंदर महिला। कैसी कैसी वो बातें कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। इस पर रागिनी बोली कि और वैसे भी मैं शादीशुदा विधवा हूँ। तुम कुँवारे हो, मेरी और तुम्हारी कहाँ बराबरी है? तो रमेश ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और कमी तो मेरे में है जो मैं आपके लायक नहीं हूँ और आप अपने आप को ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपकी शादी तो किसी भी अच्छे लड़के से हो जाएगी और कहीं भी हो जाएगी। तो रागिनी कहती है कि तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत ही सीधे हो रमेश। लेकिन क्या तुम 1 दिन 2 दिन और नहीं रुक सकते? वो बोला कि नहीं दिवाली का टाइम है, कल ही दिवाली है, कल मुझे जाना ही होगा। अब दोस्तों अगले दिन वो जाने की तैयारी कर रहा था और उसके बाद रागिनी उसे लगातार देखे जा रही थी और लगातार रोए जा रही थी। कह रही थी कि अगर तुम रुक जाते, नहीं रुकोगे तो फिर मेरा काम कौन करेगा? तो उसने बोला कि कौन-सा काम? तो उसने बोला कि बहुत काम, इसी घर में मेरे लिए कल हो जाएगा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जा रहे हो तो जाओ। अब दोस्तों उसके बाद वो चला जाता है और रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। वो जाता है रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर। उसके बाद वो अपना सारा बैग वगैरह चेक करता है कि मेरा सारा सामान सही है कि नहीं है। उसने कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। तभी दोस्तों बैग की एक पॉकेट में से नोट मिलता है और जिसमें लिखा था कि रमेश काश तुम नहीं जाते, लेकिन जा रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे तुमने बाबूजी का अंतिम संस्कार किया, जैसे अम्मा का अंतिम संस्कार किया, वैसे एक दिन और रुक जाते तो मेरा भी अंतिम संस्कार कर देते। आखिर मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? अब दोस्तों जब ये बातें रमेश पढ़ता है तो वो हैरान हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। वो बोला कि ऐसे क्यों लिखा हुआ है इसमें? वो वहाँ से भाग कर सीधा आता है उस घर में। इस दौरान उसे 1 डेढ़ घंटे लग जाते हैं। अब दोस्तों वो भागे-भागे घर के तरफ आता है, चारों तरफ पटाखे जल रहे थे, दिवाली मनाई जा रही थी। आता है तो घर का मेन दरवाज़ा खुला था और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, कमरे के अंदर, तैसे ही वो देखता है कि रागिनी अपने गले में बस साड़ी डालने ही वाली थी। वो जाता है और फटाक से उसको स्टूल पर से उतारता है और कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी कहती है कि क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि इस दुनिया में रहूँ, तुम्हारे भी लायक नहीं हूँ। और तुम आ कैसे गए? कहाँ से लौट आए? सड़ गल जाते तब तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए? दोस्तों वो रोने लगती है। रमेश कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रही हैं? रागिनी कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? जब मैं तुम्हारे भी लायक नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती थी? अब दोस्तों ये बात सुनते ही रमेश जो है, वो रागिनी को देखने लगता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप मुझसे शादी करेंगी? मैं तो आपके लायक ही नहीं हूँ। तो वो कहती है कि क्यों नहीं? तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे थे। दोस्तों उसके बाद रमेश रागिनी को गले से लगा लेता है। दोनों ही फूट-फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों दिवाली की उस रात उन दोनों को एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है और दोनों ही पर उसके बाद पति-पत्नी के रूप में आज एक बेहतरीन जीवन बिता रहे हैं। उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों ये 2022 की कहानी है। आज रमेश के माता-पिता भी उन लोगों के साथ ही रहते हैं। बहुत ही खुश हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की कहानियों के लिए फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख़्याल रखें।